डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलिडिटी, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बीयर्स लॉ। और साथ में ही हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्बेंस क्या है। और कौन सी एब्जॉर्प्टिविटी देखेंगे हम? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जिसे आप कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। देखो, हमारे पास में एक है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस को हम दिखाते हैं ए से, और दूसरा है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जिसे आप दिखाते हैं एप्सिलॉन से। इसे आप कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों को देखते हैं हम। देखो, ये जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस ये हम बताते हैं कि ये बराबर रहता है एप्सिलॉन, यानी मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ ट्यूब। हम एक्स से भी दिखा सकते हैं या फिर एल से भी दिखा सकते हैं। यानी इस, मान लीजिए ये ट्यूब है, इसमें एक सैंपल है, इसके थ्रू लाइट जा रही है। अब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। और इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, और इसमें लाइट को इस थ्रू ट्यूब के थ्रू कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, ये एक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम ई देखेंगे, ई जो रहता है ये बराबर रहेगा एब्जॉर्बेंस डिवाइड बाई सी इंटू एक्स। राइट, बात मेरी समझ में आ रही ना? शाबाश। अब देखो, ये जो है ए, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं बोलूंगा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा है। जबकि ये वाला जो है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंडिपेंडेंट यानी इसका वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स रहता है। ठीक है, ये उसके इंडिपेंडेंट है। क्योंकि देखो, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो लेंगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। और एक बात जो है इसमें खास, वो ये है कि जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस जो है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? एक तो करता है डिपेंड कंसंट्रेशन पे और लेंथ ऑफ ट्यूब पे। ठीक है, और डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ ट्यूब यानी पाथ लेंथ जिसको आप कहते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जबकि ये जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स, इंडिपेंडेंट, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी रहती है या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन और एक बात है, देखो इसका जो वैल्यू है ना, एब्जॉर्बेंस का वैल्यू, वो चेंज होते रहता है विद चेंज इन वेवलेंथ। यानी अगर हम लैम्बडा चेंज करेंगे तो ए भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम लैम्बडा चेंज करेंगे तो ई भी चेंज हो जाता है। अगर आप सपोज एक स्पेक्ट्रम लेंगे डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, उसका अगर आप ई देखेंगे, ई मान लीजिए ये एक ग्राफ ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ले रहा हूं मैं वेवलेंथ वर्सेस ले रहा हूं मैं ई यानी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो आपको एक जगह पे ग्राफ ऐसा दिखेगा, दूसरी जगह पे ऐसा, फिर ऐसा, फिर इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यानी अलग अलग वेवलेंथ्स पे आपको अलग अलग पीक्स मिलेंगी। समझ में आया ना?
तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग आपको पीक्स मिलेंगी। तो इसका मतलब ई जो है ये वेरी होता है विद चेंज इन वेवलेंथ। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है सिंगल वेवलेंथ की। किसकी? सिंगल वेवलेंथ। यानी अगर हमें बियर-लैम्बर्ट लॉ चेक करना है, यानी अगर हमें इसको अप्लाई करना है, तो बियर-लैम्बर्ट लॉ के लिए हमें सिंगल वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। उसे आप कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये याद रखना, मोनोक्रोमेटिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक लाइट नहीं चलेगी। क्लियर? अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनसे आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम बियर-लैम्बर्ट लॉ में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है? और इन डिफरेंसेस से आपको कुछ और भी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है, यानी बियर-लैम्बर्ट लॉ कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे नहीं, और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो भी पता चल जाएगा। तो चलो हम डिस्कस करते हैं आप इसकी वैलिडिटी। ठीक है? वैलिडिटी ऑफ बियर्स लॉ। तो अगर मैं वैलिडिटी देखूं किसकी? बियर्स लॉ की वैलिडिटी, मैं लिखूंगा वैलिडिटी। तो ये वैलिड है फॉर सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन में ही कंसंट्रेशन बनेगा। हम सॉलिड या सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बियर-लैम्बर्ट लॉ जो, या बियर्स लॉ जिसे आप कहते हैं, इसकी किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये तब वैलिड है जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। क्या लेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी सिंगल वेवलेंथ। ये याद रखना, हम स्ट्रिक्टली हमें क्या करना है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज करनी, तब ये वैलिड है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? और ये तब एप्लीकेबल है जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान सॉल्यूशन में कोई इंटरेक्शन ना हो, यानी नो इंटरेक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स जो है या सोल्यूट पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट ना करें। ठीक है? वहाँ पे एसोसिएशन ना हो, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, वहाँ पे डिसोसिएशन ना हो। ठीक है? समझ में आया ना? तो ये हो गया एक बात। दूसरी बात, वहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए, नो रिएक्शन। जैसे अगर हम किसी सॉल्यूशन पे देख रहे हैं कि बियर्स लॉ वैलिड है कि नहीं, या हम उसमें देख रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस कितना हो रहा है, हमें मालूम है कि इसमें ये पार्टिकल इस तरह का सोल्यूट है, लेकिन अगर सॉल्यूशन में रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन की वजह से वहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी सोल्यूट पार्टिकल जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो गया। अगर सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो रहा है तब ये लॉ वैलिड नहीं है। समझ में आया ना? तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, या मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई? या कोई भी नया मॉलिक्यूल वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो बियर्स लॉ है वो वैलिड नहीं है। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब हम देखते हैं डिविएशन। क्या देखते हैं? डिविएशन। देखो हमारे पास में जो डिविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ, इसकी लिमिटेशंस वगैरह देखेंगे। बियर्स लॉ, अगर हम इक्वेशन देखें, हमारे पास इक्वेशन एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई सी एक्स, ये है ना, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई यानी एप्सिलॉन एक्स सी, राइट। ये पाथ लेंथ जो ये फिक्स रहती है ट्यूब की, जो हमारे पास में क्यूएट रहता है, जैसे क्यूएट कहते हैं, वो फिक्स रहता है। ये मान लो फिक्स है, ये फिक्स है। अब मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ले लूँ ए वर्सेस सी का, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। ये ग्राफ है, समझ में आया ना। अगर इस ग्राफ से मैं हट गया, मान लो ग्राफ इस तरह आ गया या ग्राफ इस तरह आ गया, ये सपोज पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन,
मेरा ग्राफ इस तरह आना चाहिए जब मैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ लेता हूं एज पर बीर्स लॉ। लेकिन कभी कभी ग्राफ ऐसा भी आ जाता है, यानी ये ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ता है या ये करो नीचे की तरफ मुड़ती है, समझ में है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये जो ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना, इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस घट रहा है। इनको मैं बोल सकता हूँ ये दीज आर डिविएशंस फ्रॉम नॉर्मल ग्राफ। ये डिविएशन है, ये वाली है पॉजिटिव डिविएशन, ये है नेगेटिव डिविएशन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो डिविएट हो रहा है, यहाँ पे लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीर्स लॉ डिविएट हो रहा है। अब बीर्स लॉ डिविएट कब होगा, अपनी जगह से ये डिविएट कब होगा, यानी इस तरह के ग्राफ्स कब आते हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो डिविएशंस कब आती है। मान लीजिए मेरे पास में एक सोल्यूशन है, इसमें सल्यूट पार्टिकल्स है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक ये दूर दूर हैं तब तक ठीक है। अगर ये नज़दीक आ गए, मान लो ये सल्यूट पार्टिकल एक है, ये दूसरा सल्यूट पार्टिकल है, ये नज़दीक आ गए। ये नज़दीक कब आएंगे, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, यानी जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये नज़दीक आएंगे। अगर ये नज़दीक आ गए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ भी सकते हैं, दिस कॉल्ड मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, या इनमें कोई यहाँ पे टकरा के ये आपस में डिसोसिएशन भी कर सकते हैं, या फिर और एक चीज़ हो सकती है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो इसके चार्ज डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिविएशन आ सकती है। तो याद रखना बीर्स लॉ जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस लेते हैं तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है। क्लियर, बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्शंस। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, अगर सैंपल में इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी किस तरह की इम्प्योरिटी, जो फ्लोरेसेंट हो, फ्लोरेसेंस जो दिखाता हो, तो तब भी ये डिविएशन दिखा सकता है। या फॉस्फोरेसेंट इम्प्योरिटी है तब भी ये डिविएशन दिखा सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, डिविएशन कब आती है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो फिर ठीक है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं होती, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज नॉट यूज्ड, तब भी आपको डिविएशन मिलेगी। क्या मिलेगी, डिविएशन, यानी आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, जब आप लाइट डालते हैं सैंपल पे तो आप एक स्लिट के थ्रू डालते हैं, एक नैरो बीम डालते हैं ताकि ये सैंपल पे पड़ जाए। ठीक, ये सैंपल है, इसके ऊपर पड़ जाए। अगर ये स्लिट चौड़ा है तो यहाँ पे सिंगल बीम के बदले में मल्टीपल बीम्स पास होंगी, और वो जब डिटेक्टर पे जाएंगी तो हमको डिविएशन दिखेगी। यानी इंस्ट्रूमेंट में जो स्लिट, जो सुराख जिसके थ्रू लाइट हम सैंपल के ऊपर डालते हैं वो नैरो होना चाहिए। नैरो, इफ इट इज नॉट नैरो, इफ स्लिट इज नॉट नैरो, स्लिट इज नॉट नैरो, तो फिर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स वहां पे पास हो सकती है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, डिविएशन कब आ सकती है, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है, कहां तक ये लिमिटेड है। ठीक है, इफ पॉलीमराइजेशन ऑफ सैंपल ऑकर्स, इफ पॉलीमराइजेशन ऑफ सैंपल ऑकर्स, यानी अगर सैंपल हमने डाला, उसमें हम इसका एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं लेकिन वहां पे वो पॉलीमराइज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिनॉल ले लूं, फिनॉल है ना, ये है फिनॉल, ये सिंगल यूनिट है, ये अलग अलग यूनिट्स। लेकिन अगर मैं सपोज यही फिनॉल क्लोरोफॉर्म में ले लूं, किस में ले लूं, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में क्या है, क्लोरोफॉर्म में ये फिनॉल पॉलीमराइज होता है। मैं लिखूंगा ऐसे C6
H5OH, ये 4 टाइम्स ऐसे 4 यूनिट आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं। अब इसका एब्जॉर्बेंस अलग होगा, इसका एब्जॉर्बेंस अलग होगा, तो हमें डिविएशन मिलेगी, क्योंकि अब जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पे 4 के बदले में एक ही मॉलिक्यूल बन गया, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे हमको ऐसा लगेगा कि ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन डाउन हो गई। हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें डिविएशन मिल जाएगी। क्लियर? अब मान लीजिए और एक चीज़ है, यहाँ पे हमें सोल्यूशन के बदले में सस्पेंशन है। सस्पेंशन याद रखना, सस्पेंशन में हम बीयर्स लॉ जो है, बीयर्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकती। सस्पेंशन समझता ना, यानी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, यानी जहाँ पे आपको दूर से ही लगता है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, दूर से लगता है आपको कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उसको कहते हैं सस्पेंशन। और अगर होमोजीनियस है तो सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, सस्पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सस्पेंशन को हम कलरीमेट्री से देखते हैं। किससे देखते हैं? कलरीमेट्री, याद रखना। इसके लिए हम बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया? अब 7वां पॉइंट, जहाँ पे इस लिमिटेशंस है, जहाँ पे बीयर्स लॉ वैलिडेट या डिविएट होता है, यानी जहाँ पे हमें बीयर्स लॉ जो है एप्लीकेबल अच्छी तरह से नहीं होता। क्लियर? जहाँ पे इससे डिविएशन हमें मिलती है। अगर सब्सटेंस में डिसोसिएशन हो, डिसोसिएशन मैं समझा दूंगा डिसोसिएशन क्या होता है, या फिर एसोसिएशन हो, एसोसिएशन यानी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, डाइमेराइज हो जाए, ट्राइमेराइज हो जाए, या हाइड्रोलिसिस हो, हाइड्रोलिसिस, तो इस सूरत में भी जो बीयर्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन। अगर आप इसको देखेंगे, इसके ऊपर बीयर्स लॉ अप्लाई करेंगे, इसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे, इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करेंगे आप, तो आपको इसका कलर जो है वो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज। लेकिन जब आप इसको वाटर में डालते हैं H2O में, तो ये जो है ना, ये डिसोसिएट, एक तरह की डिसोसिएशन हो जाती है इसमें। मैं बताऊंगा कैसे। इसमें ये डाइक्रोमेट है, यहाँ पे ये बनाएगा क्रोमेट आयन, ये बनाएगा CrO4 2 नेगेटिव। लेकिन कब? जब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, यानी जब इसको पानी में आप डाल देंगे तब। और क्रोमेट आयन का कलर है येलो। ये अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो डिसोसिएशन होता है, ये होता है थ्रू दिस हाइड्रोजन क्रोमेट आयन 2H CrO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे मिलेगा हमको 2H पॉजिटिव, राइट। अब हमने तो डाला था ये, हम इसका एब्जॉर्प्शन ले रहे थे, लेकिन हमें मिल जाएगा इसका भी एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे डिविएशन हो रही है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, डिविएशन हो रही है। इसी तरह से अगर आप बेंजीन में सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, राइट। अगर आप इसको बेंजीन में डालेंगे, किस में डालेंगे? बेंजीन। मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे मैं बेंजीन रख देता हूँ, इट इज़ बेंजोइक एसिड। जब आप इसको बेंजीन में लेंगे तो बेंजीन में इसका सोल्यूशन कैसा बन जाता है? इसका सोल्यूशन इस तरह बन जाता है। ये ट्वाइस ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ये हाइड्रोजन, ये है सॉरी, ये है O, ये है C, ये है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन। तो यहाँ पे ये डाइमराइजेशन हो जाते हैं, ऐसा डाइमर बन जाता है। तो आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे कम लगेगी, हालांकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आपको दिखेगा एक ही मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे भी इस तरह से भी डिविएशन आ जाती है।
चाहे डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो या आयोनाइजेशन हो, हाइड्रोलिसिस हो। तो ये चीज़ें हमें गलत रिजल्ट दिखाते हैं, यहाँ पे बियर्स लॉ जो है वो डिविएट हो जाता है। बात समझ में आ जाती है। अब 8वां पॉइंट, 8th पॉइंट में बताऊंगा जहाँ पे डिविएशन आ जाती है। 8th पॉइंट, अगर आपका जो सब्सटेंस, आपका जो सैंपल है, मान लीजिए एक सैंपल है, इसमें ये सोल्यूट पार्टिकल्स, दीज आर एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स। अगर इन पार्टिकल्स का कोगुलेशन हो जाए, क्या हो जाए? कोगुलेशन, यानी हम लाइट डाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि दीज पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब और हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स आपस में मिलके ऐसा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, कोगुलेशन जिसको आप बोलते हैं। जिस तरह से दूध में कोगुलेशन होती है तो दही बन जाती है। तो अगर इसका दही बन गया तो ये पूरे रिजल्ट्स की दही बना देगा, यानी हमें गलत रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें डिविएशन मिलेगी। यानी जहाँ पे कोगुलेशन अगर मिल गया तो कोगुलेशन मीन्स हमें डिविएशन मिलेगा। डिविएशन, बात समझ में आ गई? शाबाश। अब 9वां पॉइंट जो बताऊंगा मैं आपको वो ये है कि देखो ई जो है ना, ई ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब अगर हमने सपोज एक सॉल्वेंट लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है, इसमें आप सोल्यूट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? सोल्यूट। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है, इफ नीटा चेंजेस सिग्निफिकेंटली, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगी वो मिलेंगे रॉन्ग रिजल्ट्स। क्या मिलेंगे हमें? रॉन्ग रिजल्ट्स। यानी अगर ज़्यादा चेंज हो गया तो फिर ये इसका वैल्यू भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। हम इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो हमें एब्जॉर्बेंस मिल जाता है, लेकिन अगर ये सोल्यूशन बनाने के बाद में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से क्या होगा? इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट्स है वो गलत मिल जाएंगे, ना हमें डिविएशन मिल जाएगी। अब ये जो डिविएशन है ना, इतने सारे डिविएशंस ये कब कब मिलते हैं? देखो, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी ऐसा होता है, अगर आप पीएच चेंज करेंगे तब भी ऐसा होता है, तब भी ऐसा होता है, अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तब भी ऐसा होता है, ठीक है। या सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब भी ऐसा होता है, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज होता है तब भी ऐसा होता है। समझ में आ रहा? तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। और कैसे होता है? नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट, या इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अगर है सैंपल में तब भी डिविएशन आती है, या कॉम्प्लेक्सिंग मेटल है तब भी इसमें डिविएशन आती है, ये याद रखना। तो ये डिविएशंस आती है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी जो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। मैं एक एप्लीकेशन इसमें बता ही देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन, देखो, अगर हमारे पास में कोई अननोन कंसंट्रेशन है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अब्जॉर्बेंस, क्या ले रहा हूँ? एब्जॉर्बेंस। और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कंसंट्रेशन ग्राफ। सपोज मैं 0.1 मोलर लेता हूँ या 0.001 मोलर लेता हूँ कंसंट्रेशन, तो मुझे यहाँ पे एब्जॉर्बेंस मिलती है। 0.002 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ पे मिलती है, ठीक है। 0.003 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ पे मिलती है। 0.004 पे एब्जॉर्बेंस यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जब मैं इसको मिलाता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती है। अब मान लीजिए मेरी जो एब्जॉर्बेंसेस हैं ये मुझे दिख रही हैं ऐसे। अब मेरे पास में एक सैंपल आ रहा है अननोन, क्या आ रहा है? अननोन। इसका मुझे पता नहीं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, उसका मैं एब्जॉर्बेंस ले रहा हूँ और वो एब्जॉर्बेंस यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे इतना एब्जॉर्बेंस दिखा रहा।
तो मुझे मालूम है कि ये एब्जॉर्बेंस ये है, राइट। तो कंसंट्रेशन फिर ऑटोमेटिकली ये होगा। तो अगर मेरे पास में अननोन कंसंट्रेशन है तो मैं बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के हिसाब से उसका जो कंसंट्रेशन है वो निकाल सकता हूँ, अगर मुझे उसका एब्जॉर्बेंस मिल गया तो। एब्जॉर्बेंस कैसे मिलती है हमें? वो मिलती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है, और वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।